नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में ज्योतिष सिखा सकूं, ज्योतिष का ज्ञान दे सकूं, ताकि आप भी इस विद्या का लाभ उठा सकें और जान सकें कि सही मायने में ज्योतिष है क्या। हमारी चर्चा चल रही है कि प्रत्येक लग्नों में रत्नों का चयन किस प्रकार से किया जाता है। मेष लग्न से लेकर तुला लग्न तक की हम बात कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे वृश्चिक लग्न में रत्नों का चयन किस प्रकार से किया जाता है। लेसन नंबर 44 आज हम अपना स्टार्ट करेंगे। लगभग 43 पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं और आशा करता हूं बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। आज की वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस भविष्य में आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें व ज्योतिष सीख सकें। तो बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न में रत्नों का चयन किस प्रकार से किया जाता है। आप सभी जानते हैं, मैंने पूर्व में अपनी क्लासेस में बताया है कि वृश्चिक लग्न में कौन से ग्रह शुभ है और कौन से ग्रह अशुभ है। यहाँ मैंने एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण किया है। सबसे पहले जानते हैं शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल जो लग्नेश बनते हैं, लग्न में 8 नंबर, प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, तो मंगल को हमने शुभ की श्रेणी में रखा है। यहाँ पर मंगल छठे भाव के भी स्वामी है, परंतु लग्नेश को षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता। ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को जाकर देखें ताकि और अच्छे से आप इसे समझ पाए। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो हम यहाँ कहेंगे गुरु को शुभ की श्रेणी में रखेंगे। क्यों रखेंगे, आप देखेंगे मीन राशि 12 नंबर राशि जो गुरु की राशि है वो 5वें भाव में है और दूसरी राशि है धन भाव में। तो पहला, 5वां और 9वां भाव शुभ माने जाते हैं, अत्यंत शुभ भाव होते हैं। तो इन भाव में आने वाली जो राशियां होती हैं उनके जो स्वामी होते हैं वो शुभ की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ हमने गुरु को शुभ की श्रेणी में रखा। आगे चलते हैं, हमने यहाँ चंद्रमा को शुभ की श्रेणी में रखा है क्योंकि चंद्रमा यहाँ 9वें भाव के स्वामी है। तो 9वां भाव हमारा भाग्य भाव है, शुभ भाव है, त्रिकोण भाव है, तो चंद्र को हमने यहाँ पर शुभ की श्रेणी में रखा। तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के जो स्वामी ग्रह हैं उनकी प्लेसमेंट को देखकर उन्हीं के रत्न पहनाए जाए। तो यहाँ मंगल का जो रत्न है मूंगा है, गुरु का रत्न पुखराज है और चंद्रमा का रत्न मोती है। तो हमारे पास 3 रत्न हो गए, मूंगा, पुखराज, मोती। अब हमें इन्हीं में से ही डिसाइड करना है, प्रायोरिटी में हमें इन्हीं 3 रत्नों को रखना है। यदि कोई वृश्चिक लग्न का जातक आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, तो आप कोशिश करें कि इन्हीं 3 रत्नों में से आप उसे रत्न सजेस्ट करें। अब सजेशन कैसे करना है, चयन कैसे करना है, उसकी बात करते हैं। उसके लिए हमें ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। हमें ये तो पता लग गया कि ये ग्रह शुभ है, परंतु अगर मान लीजिए मंगल शुभ है और मंगल छठे, 8वें या 12वें में चला जाए, तब हम उसे शुभ की श्रेणी में नहीं रखेंगे और उसका रत्न नहीं पहनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं हमने मंगल को कहाँ स्थान दिया है। लग्नेश मंगल यहाँ गए हैं भाग्य भाव में, अच्छे भाव में गए हैं, परंतु किस राशि में गए हैं, यहाँ पर मंगल गए हैं कर्क राशि में और कर्क राशि का मंगल नीच का होता है। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि कोई ग्रह यदि अपनी नीच राशि में हो तो उसका रत्न नहीं पहनाया जाता। तो यहाँ हम कहेंगे इस कुंडली के अनुसार कि आप मूंगा नहीं पहन सकते। कहां पर पहन सकते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। यदि मंगल लग्न में होते तो 100% आप पहन सकते हैं। यदि मंगल धन स्थान पर दूसरे भाव में होते तब भी आप पहन सकते हैं। मंगल यदि तीसरे भाव में होते तो यहाँ नहीं पहनेंगे। कुछ लोग कहेंगे मंगल अपनी उच्च राशि में है तो पहना देना चाहिए, परंतु मैं पहले भी बता चुका हूँ ये मेहनत का भाव है। यहाँ पर जो ग्रह आएगा वो अननेसेसरी आपकी मेहनत को बढ़ा देगा, तो इसलिए यहाँ पर मंगल का रत्न आपको नहीं पहनना। आगे चलते हैं, चौथे भाव में मंगल आते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। 5वें में मंगल आएंगे, बिल्कुल पहन सकते हैं। आगे चलते हैं, यदि छठे में मंगल आते हैं तो नहीं पहनना।
छठा, आठवां और 12वां भाव बुरे भाव होते हैं। यहाँ पर कोई ग्रह आते हैं तो उनके रत्न नहीं पहनाए जाते, परंतु यहाँ भी कई लोग आपको कहेंगे कि मंगल अपनी स्वयं की राशि में है, खुद की राशि में है, तो आप मूंगा पहन सकते हैं, जो कि गलत बात है। यहाँ पर आपको अगर मेष राशि में छठे भाव में मंगल है तो आपको मूंगा नहीं पहनना है। आगे चले, यदि 7वें भाव में मंगल होते हैं बिल्कुल पहन सकते हैं। 8वें भाव में मंगल आते हैं नहीं पहनना। अपनी नीच राशि में नहीं पहनना, हम इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं अभी। आगे चलते हैं, यदि मंगल आते हैं 10वें भाव में सूर्य की राशि में, बिल्कुल आप यहाँ पर मंगल का रत्न पहन सकते हैं। और आगे चलते हैं, बात करेंगे यदि मंगल लाभ भाव में आते हैं तो आप यहाँ भी मंगल का रत्न मूंगा पहना सकते हैं। 12वें में आते हैं तो नहीं पहनाना। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में कोई ग्रह आता है, चाहे वो कुंडली के लिए शुभ हो, तो आपको उसका रत्न नहीं पहनाना है। उसके अलावा यदि ग्रह अपनी नीच राशि में आता है, जैसे मंगल कर्क राशि में नीच का है, तो यहाँ पर आपको मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहनाना है। बिल्कुल सेम सूत्र आपको गुरु के रत्न पुखराज के लिए लगाना है और चंद्रमा के रत्न मोती के लिए लगाना है। आप ये बिल्कुल आसानी से आप खुद से भी कर सकते हैं, फिर भी हम बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में इसकी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए ये कुंडली आपके सामने है और गुरु की प्लेसमेंट को देख के गुरु दूसरे भाव में, धन भाव में, अपनी खुद की राशि में गए हैं, तो यहाँ पर आप गुरु का रत्न पहना सकते हैं। ठीक है जी, यदि लग्न में गुरु होते तो पहना सकते थे, यहाँ पर गुरु आ जाते तो नहीं पहनाना आपको। उसके अलावा यदि गुरु आ जाते चौथे भाव में तो आप पहना सकते थे। यहाँ पर ना पहनाने का दूसरा कारण, गुरु यहाँ अपनी नीच राशि में भी हो जाते, ये भी एक कारण है। यदि 10 नंबर राशि यहाँ होती तो आप गुरु का रत्न नहीं पहनाते। 10 नंबर राशि यहाँ है, यहाँ हम वैसे भी नहीं पहनाते क्योंकि मेहनत का भाव है। उसके अलावा गुरु की नीच राशि भी हो गई है। चौथे में पहनाएंगे, 5वें में पहना सकते हैं, अपनी खुद की राशि में गुरु होंगे। दोबारा कहूंगा, छठे, 8वें, 12वें में नहीं पहनाना। यहाँ पर गुरु होते बिल्कुल पहना सकते हैं, यहाँ पर गुरु आते अपनी उच्च राशि में बिल्कुल पहना सकते हैं। 10वें में गुरु का रत्न पुखराज पहना सकते हैं, 11वें में गुरु का रत्न पुखराज पहना सकते हैं, है ना। कहाँ नहीं पहना सकते? छठे, 8वें, 12वें में, तीसरे भाव में और अपनी नीच राशि में। सेम सूत्र आपको चंद्रमा के रत्न मोती के लिए भी लगाना है। अब इस लगन कुंडली में देखते हैं कि चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ है। आप देखेंगे चंद्रमा 11वें भाव में है, भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में विराजमान है, तो यहाँ चंद्रमा का रत्न आप मोती बिल्कुल पहना सकते हैं। आप लोगों को याद होगा पिछली क्लासेस में, लगभग 10-12 क्लासेस पहले जब मैंने भाव के संबंध बताए थे, तो मैंने कहा था कि भाग्य का स्वामी यदि लाभ में चला जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से लाभ कमाता है। तो यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। कुछ लोग यहाँ कह देते हैं चंद्रमा अपनी शत्रु राशि में है, जो कि गलत बात है। आप यहाँ भाव के संबंधों को भी देखें तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, अभी रत्नों की बात चल रही है। तो यहाँ मोती पहना सकते हैं। कहाँ नहीं पहना सकते? यदि चंद्रमा लग्न में होते, लग्न में आने के बाद आप नहीं पहनाते। क्यों नहीं पहनाते? क्योंकि यहाँ चंद्रमा अपनी नीच राशि में हो जाते, वृश्चिक राशि में। हालांकि ये भाव अच्छा है, शुभ भाव है, परंतु जिस राशि में चंद्रमा आते उस राशि में चंद्रमा नीच राशि के हो जाते हैं, इसलिए हम चंद्रमा का रत्न यहाँ पर नहीं पहनाएंगे। उसके अलावा कहाँ नहीं पहनाएंगे? तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में। उसके अलावा चंद्रमा यदि दूसरे में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, 7वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, 10वें भाव में हो और 11वें भाव में हो, तो निसंकोच आप चंद्रमा का रत्न मोती पहना सकते हैं। 3 रत्न आपको यहाँ मिल गए थे, मूंगा, पुखराज, मोती, और आपने चयन करना भी सीख लिया ग्रहों की प्लेसमेंट को देखकर कि कहां पर ग्रह होंगे तो रत्न पहनाया जा सकता है, कहां होंगे तो नहीं पहनाया जा सकता। कुछ लोग भूल करते हैं, वृश्चिक लग्न देखते ही मूंगा सजेस्ट कर देते हैं, पुखराज सजेस्ट कर देते हैं, मोती कह देते हैं पहनने के लिए,
और ग्रहों की प्लेसमेंट को देखते नहीं, जो कि गलत बात है। ऐसे में नुकसान हो सकता है। तो आप इसको आशा करता हूं सीख गए होंगे अच्छे से, और इसी सूत्र को लगाकर अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो इसी सूत्र के माध्यम से, इसी सूत्र की मदद से आप रत्नों का सिलेक्शन करें और सजेशन करें। इससे जो जातक आपके पास आया है उसको भी बेनिफिट होगा और आप भी अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप राहु केतु के रत्नों के विषय में बात नहीं कर रहे, राहु केतु की ज्यादा चर्चा आप नहीं कर रहे। तो आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा सब्र रखें। राहु केतु के लिए मैं अलग से वीडियोस दूंगा, है ना। राहु और केतु का रत्न कैसे चयन करते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। राहु केतु फल किस प्रकार से देते हैं इस विषय में भी हम आगे बात करेंगे। अभी बहुत चैप्टर्स आने वाले हैं हमारे, 100, 200, 300, जब तक आप लोगों का पढ़ने का मन करेगा तब तक मैं चैप्टर्स देता रहूंगा। ज्योतिष ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में या 4 दिन में सीख लें, अतः सागर है, हम लोग भी सीखते जा रहे हैं और जितना ज्ञान है आप लोगों को देते जा रहे हैं। तो आप पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियोस हमारी अच्छी लगती है तो आप लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा पाए। धन्यवाद।